नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके में भड़की हिंसा के बाद शुक्रवार को हिंदू और मुसलमानों ने एकता की मिसाल पेश करने के लिए एक ऐलान किया और आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दोनों समुदायों ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि इलाके में भाईचारा कायम रहे। ये तिरंगा यात्रा शाम 6 बजे निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को इजाजत दे दी गई है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तयशुदा जगहों से ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कुल 50 लोग दोनों समुदाय की तरफ से शामिल होंगे। मुस्लिम और हिंदू समुदाय से 25-25 वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल होंगे और इस यात्रा को निकालेंगे। समिति ने यात्रा निकालने के तय रूट की भी मांग की थी। आपको बता दें कि अमन का पैगाम देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होते हुए यात्रा बी ब्लॉक जाएगी और फिर बी ब्लॉक से होते हुए बीसी मार्केट जाएगी। फिर वहां से जिस जामा मस्जिद के सामने पथराव हुआ वहां होते हुए काली मंदिर और उसके आगे जी ब्लॉक तक जाएगी। इसके बाद यात्रा फिर कुशल चौक से होते हुए धोबी घाट होते हुए आजाद चौक पर खत्म हो जाएगी। तोशी हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तोशी, आज हिंदू मुस्लिम की तरफ से एक बड़ी एकता की मिसाल पेश की जाएगी। किस तरह से आज इस यात्रा की तैयारी की जा रही है? देखिए अंजलि, बिल्कुल तिरंगा यात्रा शाम 6 बजे आज रविवार को निकाली जानी है, जिसमें 25-25 लोग ही शामिल होंगे, यानी कि 25 मुस्लिम की तरफ से, 25 हिंदू पक्ष की तरफ से, टोटल 50 लोगों की संख्या होगी। और तिरंगा यात्रा जैसा आपने बताया कि कुशल चौक से शुरू होकर उस जामा मस्जिद के सामने से निकलेगी जहां पर पथराव हुआ था। उसके बाद आजाद चौक पर यात्रा खत्म हो जाएगी। कुल 1 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। अभी यहाँ पर माहौल जो है वो बिल्कुल शांति वाला है। अभी यहाँ पर कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। शाम 6 बजे का ये पूरा कार्यक्रम होगा, तो उम्मीद है कि 5 बजे यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो इस लिहाज से सिक्योरिटी के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। भारी पुलिस बल को आज तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरा की मदद से बार बार ये चेक किया जा रहा है कि क्या दोबारा से लोगों ने छतों पर पत्थर तोड़ने रख दिए हैं, कि दोबारा से पथराव की स्थिति तो पैदा नहीं हो सकती है। तो सीसीटीवी कैमरों के थ्रू यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा भी यहाँ पर है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सुरक्षा बल है, जो अधिक संख्या पे आज पूरे तरीके से मुस्तैद है और बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे। अमन का पैगाम पूरे देश में दिल्ली से होता हुआ निकलेगा। जी बिल्कुल। और देखिए तोशी, एक बड़ी बात है यहाँ पे कि जहां पर पथराव हुआ है जिस जामा मस्जिद के पास, वहां से होते हुए भी ये यात्रा निकाली जाएगी। अब वहां के आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या उनका कहना है कि आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? इस यात्रा को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि अब इलाके में तनाव खत्म हो, इलाके में शांति रहे, सौहार्द बना रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा होनी चाहिए और अगर उनको परमिशन मिले तो वो भी इस यात्रा में भागीदारी बने, क्योंकि इस यात्रा में महज 50 लोगों को ही परमिशन दी गई है, जो कि सिर्फ वरिष्ठ नागरिक होंगे। उसके तहत अमन कमेटी ने डिसाइड करा है कि कौन वो 50 लोग होंगे जिसमें वो इस यात्रा में भागीदारी रहेंगे, भागीदार करेंगे, अपने आप को पार्टिसिपेट रखेंगे। तो इस लिहाज से लोग यहाँ पर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि तिरंगा यात्रा हो रही है, हम इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर दिखा रहे हैं और अगर हमें परमिशन मिले तो हम भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। तो एक बार फिर से जहाँ तनाव खत्म होते होते स्थिति अब सामान्य दिखाई दे रही है, वही दूसरी तरफ लोग भी ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, बहुत तनाव हो गया है, अब हम अपने घर में बंद रहना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर जैसे हालात यहाँ नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं ना चले, यहाँ पर लोग कैद होकर रह जाए, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिनों से लोग यहाँ पर कैद है। लेकिन अब कल से यहाँ पर ढील मिलनी शुरू हो गई है। लोग आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, महिलाएं खरीदारी कर रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मामला यहाँ पर शांति वाला दिखाई दे रहा है। तो ढील हो चुकी है। अब आज तिरंगा यात्रा निकालने के बाद ये तय हो जाएगा कि अब स्थिति किस तरीके से रहने वाली है इसके बाद। जी बिल्कुल। आज जो स्थिति तोशी पैदा हुई, वो स्थिति के जिम्मेदार भी वही समाज है। देखिए कि इस तरह की अफवाह पहले फैलती है,
अगर अपनी अपनी रास्ते दोनों ही बहे, ये जो कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है हमारे, दोनों ही अपने अपने रास्ते बहे तो इस तरह की वारदातें नहीं होंगी, इस तरह की हिंसात्मक तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। और देखिए आज इसी तरह के मिसाल पेश की जाएगी शाम को 6 बजे। देखिए अंजलि, यहाँ पर लोगों से बात करने में पता चला है कि कोई पहला मौका नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की वारदातें सामने आई है। इससे पहले भी अक्सर यहाँ पर ये सब चीजें होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं तकरीबन 5 लाख आबादी वाला जहांगीरपुरी का इलाका है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। लोगों का यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो बंगाल के लोग हैं, यानी कि प्रवासी लोग रहते हैं। कुछ घुसपैठिया भी यहाँ पर रहते हैं, कुछ रोहिंग्या भी यहाँ पर रहते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सब चीजें अमूमन होती रहती है। ये पहला मौका है कि इस बार इस स्थिति को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है सबके सामने। इसके बाद गृह मंत्रालय के कानों पर ये बात गई, उन्होंने ये बुलडोजर जैसे ये चीजें तमाम चीजें यहाँ पर पेश करी। एनसीडी ने यहाँ पर बुलडोजर चला दिए, क्योंकि वहाँ ये तमाम जो आलाधिकारी है वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी घुसपैठियों के थ्रू ये सब चीजें होंगी, ये चीजें बर्दाश्त बिल्कुल। अब एक तरफ देखिए तोशी, कोशिश तो की जा रही है इस तरह की घटना दोबारा ना हो, लेकिन इस घटना में फरार चल रहे अभियुक्तों को लेकर अभी भी दिल्ली पुलिस दबिश दे रही है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए 25 आरोपी को पकड़ लिया गया था। इसमें से कल 4 से 5 आरोपी, जिसमें अंसार, दिलशाद, बुल्ली, ये तमाम वो आरोपी है जिनकी कल यहाँ पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली। उनकी कल रिमांड यहाँ पर खत्म होने वाली थी, रिमांड को बढ़ाने के लिए यहाँ सुनवाई की गई थी। इसके अलावा अभी ईडी ने इन तमाम आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी यहाँ पर दर्ज कर लिया है, क्योंकि अंसार शेख के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि बंगाल के हल्दिया में उनके पास करोड़ों की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक कोठरी है। तो एक ऐसा शख्स जो कबाड़े का काम करता है, जो स्नैक का काम करता था, उसके पास इस तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आ रही है। बाकी दिल्ली पुलिस जो बचे हुए आरोपी है, जो अभी दबिश में नहीं आ चुके हैं, उनके खिलाफ लगातार जांच कर रही है, धरपकड़ अपनी तेज कर रही है। तो जल्द इससे कोई ना कोई ऐसा अपडेट आएगा कि अभी और कितने आरोपियों को पकड़ना बाकी है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हो चुका है, एनएसए लगा गया है 5 आरोपियों पे। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली बैठक सुनवाई भी हुई है और इसके आगे आने वाले समय में और अपडेट मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा पुलिस की ओर से अभी भी दबिश दी जा रही है। फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में दूसरे राज्यों तक दबिश दी जा रही है। और देखिए देश में कोरोना केसेस में एक बार फिर से बढ़ोतरी का दौर जारी है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2593 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 44 मौत हो चुकी हैं। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 15,873 हो गई है, जो कुल केसेस का महज 4% है और ये लगातार 5वां दिन है जब देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। और इससे पहले शनिवार को 2527 नए मामले सामने आए थे, शुक्रवार को 2451 के सामने आए थे और गुरुवार 2380, बुधवार को 2067 नए कोविड केस मिले थे। इससे ये देखिए दिनों दिन इजाफा हो रहा है कोविड केसेस में। तो वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 1755 लोगों का कोरोना के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है और कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस ने केंद्र सरकार के लिए एक चिंता जरूर एक बड़ी खड़ी कर दी है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना केसेस में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिला है और जानकारी यह भी है कि पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। तो जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो 98.75% है। एक्टिव केसेस की बात की जाए, सबसे ज्यादा सक्रिय 3705 मामले सिर्फ दिल्ली से हैं। केरल का इसके बाद नंबर है जहां पर 2658 है मामले और कर्नाटक में 1721, हरियाणा में 1692, यानी कि जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से हैं और उत्तर प्रदेश में देखिए 1122 मामले सामने आए हैं।
अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अजीत का। अजीत, क्या देखा जा रहा है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी बैठक जल्द ही करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजीत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। चलिए फिलहाल गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद से नितिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं फिलहाल अस्पतालों का भी आप जायजा ले रहे होंगे, क्या स्थिति है वहां अस्पतालों की और आसपास की तरह से वहां पर लोगों को टोका जा रहा है कि अब आप मास्क पहनिए, ये वक्त आ चुका है एक बार फिर से संभालने का? नितिन। बिल्कुल अंजलि जी, अब दोबारा से मास्क पहनने का वक्त आ चुका है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में, मैंने भी मास्क लगाया, तो कहीं ना कहीं जो मास्क है वो काफी जरूरी है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो लगातार मास्क के लिए बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जो कोरोना के मामले हैं लगातार तेजी पकड़ रहे हैं। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगभग 55 मामले एक्टिव पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो अब तक जो आंकड़े हैं गाजियाबाद में लगभग 240 जो कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और जिनका अभी इलाज चल रहा है। अगर मैं 16 लोगों की बात करूं, तो 16 लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल की है गाजियाबाद में, जिन्होंने कोरोना को मात दी है, जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अलर्ट रहने की बात कह रहा है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, तो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग लगातार अस्पतालों को चेतावनी दे रहा है, लगातार अस्पतालों को जो बेड्स हैं उनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए कह रहा है, लगातार बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए कही जा रही है। जिस तरीके से कोरोना के मामले हैं लगातार कहीं ना कहीं अत्यधिक पाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में 55 मामले सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है एक्टिव मरीजों की गाजियाबाद में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है और राजीव का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली की स्थिति से इस समय सबसे ज्यादा चिंताजनक है। अजीत, यहाँ पर क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है और जिस तरह जुर्माना लगा दिया गया है कि आप 500 रुपए जुर्माना देना होगा अगर आप बिना मास्क के पाए गए, तो क्या किस तरह की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें, तो दिल्ली के जो आंकड़े हैं उसमें 1092 नए जो केस आए हैं, सामने आए हैं। और अगर हम दिल्ली की अभी टोटल स्थिति की बात करें, तो दिल्ली में अब तक 26,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है जो एक्टिव मरीज हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो दिल्ली में भी जो कोरोना की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से डरावनी देखने को हो रही है। धीरे धीरे फिर से आंकड़ा नजर ऐसा आ रहा है कि लोगों को डराए, जिसके लिए हालांकि सरकारें लगातार अपनी तरफ से तमाम तैयारियों में लगी हुई है। दिल्ली, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, प्रशासन हो, अस्पतालों की तैयारी की बात करें तो समय समय पर तमाम तैयारियां की जा रही है और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। शायद इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में कोरोना को लेकर के मास्क भी लगा दिया गया और मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का चालान भी किया गया है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के सरकार तैयारियां कर रही है और लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, ये चेतावनी दी जा रही है और अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोग कितना संभल पा रहे हैं, कितना मास्क लगाए लोग दिखाई दे रहे हैं, और आज केसेस की बात करें तो इसकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर मैं लोगों की बात करूं तो दिल्ली में अभी भी लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग अभी भी दिल्ली की सड़कों पर बिना मास्क के आप बड़े प्यार से आपको दिख जाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना नहीं आया। लेकिन आंकड़े कहीं ना कहीं साफ दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बढ़ रहे हैं आंकड़े लगातार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार दिन ब दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी जो अगर मैं पॉजिटिविटी रेट की बात करूं तो 4.5 को क्रॉस कर चुका है, लगभग 4.8 पार हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, उसमें भी इजाफा हो रहा है और केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जरूरी है लोग सावधानी बरतें, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में लोग सावधानी बरतते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी
बिल्कुल। और नितिन का रुख करते हैं। नितिन, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है गाजियाबाद, और इस समय हम देख भी पा रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा भयानक हो चली है कोरोना के चलते। लोगों को कितना समझाया जा रहा है, और जब पिछले हमने देखा कि तीसरी लहर के दौरान निगरानी भी रखी जा रही थी, जो लोग दिल्ली से आ रहे थे गाजियाबाद की तरफ, उनकी पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी। बिल्कुल, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है। लगातार यहाँ पर अगर मैं मास्क की बात करूं तो पूरी तरीके से मास्क लगाने के लिए पहले भी योगी सरकार की तरफ से लगातार मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, और जो दिल्ली से सटे इलाके हैं उनको मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं मास्क लगाना अनिवार्य बताया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं सीधी डीएमआरसी की बात करूं तो अगर आप मेट्रो में भी यात्रा करते हो तो वहां पर भी मास्क लगाना अनिवार्य करेगा। बिना मास्क के आप मेट्रो में भी यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से जो कोरोना के जो मामले कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़े हैं लगातार, उनको लेकर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके से हमने पहले भी कोरोना पे जीत हासिल किया, तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रहेंगे और पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लेंगे तो उसको हम बच सकते हैं। तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर साथ रखना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम सचेत रहेंगे और तभी हम अपनी और दूसरों को सुरक्षा कर पाएंगे। जी, तो इसके अलावा देखिए सैनिटाइजर का भी समय समय पर छिड़काव जरूरी होता था, तो क्या इसका भी प्रयोग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अभी दिल्ली में हालांकि कहीं सैनिटाइजर का छिड़काव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी तैयारियों की बात चल रही है दिल्ली में। जगह जगह चाहे वो अस्पताल हो या अन्य प्रशासनिक विभाग हो, वहां पे तैयारियां जरूर की जा रही है ताकि आगे स्थिति ना बने, नियंत्रण में ही रहे। लेकिन अभी सैनिटाइजर का कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं, दिल्ली सरकार तैयारी तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो तैयार नजर नहीं आ रही है। इसलिए मेरा यही कहूंगा कि लोगों को जरूरी है कि दिल्ली के लोग भी इस चीज को समझें, और जो कोरोना के मद्देनजर जो जरूरी सावधानी है ना केवल उसको बरते, और जो चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इस चीज का पालन करना जरूरी है। सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरी है कि हम लोग भी प्रयास करें। देखिए, स्कूल ना बंद रखने का फैसला लिया था डीडीएमए ने, अब क्या देखा जा रहा है स्कूलों से? क्या देखिए, बच्चे इसके बाहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या स्कूल बंद करने का फैसला लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा दिल्ली में फिलहाल अभी स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई स्कूल में कोई कोरोना के केस आते हैं तब उसके बारे में कुछ आगे सोचा जाएगा। फिलहाल दिल्ली के स्कूलों के लिए कुछ स्पेशल एसओपी जरूर जारी की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली में स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं है। हाँ, दिल्ली में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको मास्क की जरूर बोला गया कि वो बिना मास्क के ना बैठे। स्कूलों में जो कक्षा होती है तो मास्क के साथ ही बैठे, लेकिन फिलहाल स्कूलों को बंद करने का ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार इसको लेकर के कुछ ना कुछ और अधिक कड़े नियम बरते, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई चीजें सामने नहीं है। जी नितिन, स्कूलों को लेकर क्या कोई जरूरी दिशा निर्देश अभी तक दिए गए? नितिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों में साफ तौर पर जिस तरीके से गाजियाबाद में जो आंकड़े बढ़े थे, कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर आंकड़े बढ़े थे, जो बच्चे थे कहीं ना कहीं उसमें पहले एक्टिव मरीज पाए गए। लगातार एक कॉलेज एक के बाद दूसरा कॉलेज, दूसरे के बाद तीसरा कॉलेज, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। लगातार स्कूलों के जो प्रशासन है उनको बताया गया कि पूरी तरीके से प्रिकॉशन बरतें। जो स्कूल की बस है और स्कूल को कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया गया। लगातार स्कूलों में अभियान चलाया गया, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रह जा रहा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। लगातार प्रिकॉशन बरतने के लिए कह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल है उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। लगातार जो स्कूल में बच्चे पहुंच रहे हैं उनको मास्क लगाया जा रहा है। जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी लगातार बताया जा रहा है कि बच्चों को पूरी तरीके से मास्क लगाकर या सैनिटाइज और बच्चों को समझाकर स्कूल भेजें, ताकि वो एक दूसरे की कोई जो चीजें हैं उनको शेयर ना कर सकें, ताकि कोरोना पे जीत हासिल कर सकें। बाकी जो कोरोना संक्रमण है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, देखा जा रहा है कि काबू पाने के लिए हर तरह के अभी तक तो जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देखना होगा कि स्कूल बंद करने का भी निर्णय क्या जल्द ही लिया जाएगा या फिर अभी भी ऑफलाइन पढ़ाई को जारी रखा जाएगा।
उधर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के मामले में विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने केंद्रीय एजेंसी को बताया कि उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए विवश किया गया और इस तस्वीर से प्राप्त राशि का उपयोग गांधी परिवार ने सोनिया गांधी का न्यूयॉर्क में उपचार कराने के लिए किया। आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि अगर उन्होंने एमएफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न केवल इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि उससे पद्म सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होगी। कपूर ने यह भी दावा किया कि राणा कपूर पेंटिंग के एवज में 2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान चेक में कर चुके हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने गोपनीय तरीके से उन्हें सूचना दी कि इस पेंटिंग की बिक्री से मिलने वाले धन का उपयोग गांधी परिवार सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में उपचार पर करेगा। कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि गांधी परिवार के समय सोनिया गांधी के उपचार में सहयोग कर उन्होंने अच्छा काम किया है और अब पद्म भूषण देने के लिए उनके नाम पर समुचित ढंग से विचार किया जाएगा। और अलवर के बाद अब राजधानी दिल्ली में एक मंदिर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मंदिर को लेकर शुरू हुए विवाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए और मंदिर को लेकर आप की ओर से बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि आपने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में एक मंदिर को गिराने की कार्रवाई शुरू करने जा रही है और इस कदम की निंदा करते हुए कालकाजी से विधायक आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने नीलकंठ महादेव मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने संकल्प जताया कि वो सरकार को इस मंदिर को नहीं ढहाने देंगे। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब तक आम आदमी पार्टी को धमकाने और जबरन वसूली के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते आई है, लेकिन अब उसका गुंडा राज इस हद तक पहुंच गया है कि वो भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।